तो मेरा बेसिक मोटिवेशन हमेशा से ये रहा है कि ठीक है, पैसे तो कैसे भी आ जाएगा, मुझे करियर थोड़ा इंक्लाइन करना था। क्योंकि सवाल हमेशा सिंपल रहते हैं, सवाल हमेशा सिंपल रहेंगे। बस वो उनको 2 मिनट से खींच के 50 सेकंड 40 सेकंड में करना, ये असली स्किल होती है। तो सर, मैंने हमेशा क्वांट्स को और रीजनिंग को सबसे पहले मैंने मेंस नाव से शुरू किया था। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग का है। मेंस में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको इसकी टेंशन लेनी नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरव्यू में आपको फिर पासिंग मार्क्स भी मिल जाए तो बहुत सही रहता है। तो जैसे मेरे कुछ 104 105 नंबर आए थे मेंस में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। मेरे साथ है दिव्यांश। करंटली इज वर्किंग इन कैनरा बैंक एज अ पीओ। हेलो दिव्यांश, वेलकम टू हेलो। ऑलीवुड। हेलो सर, नाइस टू बी हियर। सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से हैं, अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, एंड कैसे आपने डिसाइड करा कि मेरे को बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए। क्या आपका मतलब माइंडसेट था कि आपने सोचा मेरे को बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? श्योरली सर। और मैं नेटिव रहने वाला प्रयागराज उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरे फादर डिफेंस बैकग्राउंड में थे। सो पूरा बचपन एक ट्रांसफरेबल जॉब में बीता है, तो नए एरियाज जाना, घूमना फिरना थोड़ा एक हैबिट सी है मेरे अंदर। और जहाँ तक रही बात बैकग्राउंड की, जो मेरा रहा, उस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो वो करते टाइम से मुझे थोड़ा फाइनेंस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मैं इंश्योरेंस के क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाता था। ओके। उससे उससे एक मेरा इंक्लिनेशन एक स्टार्ट हुआ कि मुझे थोड़ा फाइनेंस वाला फील्ड एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें, जैसे सीएफए हो गया, फाइनेंस के एग्जाम्स हो गए, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस से आने लग गई। मैं इनके बारे में पढ़ने लग गया। फिर मैंने सोचा सर एक बार इसका ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ये एज अ इंडस्ट्री जो थी मेरे लैकिंग में थी। मैं इस तरफ जाना चाहता था। तो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है इंसान के लिए कि भाई देश के सबसे बड़े गवर्नमेंट बैंक में उसको काम करने का चांस मिल सके। और उसके लिए आईबीपीएस पीओ एक काफ़ी एक अच्छा एंट्री गेटवे था। और सर मेरा बेसिकली सही बोलो तो मुझसे चीज़ें याद याद होती नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से टेक्निकल आदमी रहा हूँ। तुरंत या तो जोड़ घटा के निकाल लो या जोड़ घटा के खराब कर दो। मेरे से चीज़ें रिटेन बहुत मुश्किल से होती, तो मैंने ऐसा एग्जाम बड़ा छाँट छाँट के चुना जिसमें कम से कम रिटेन करने वाली चीज़ यूज़ करके बिल्कुल मैं एग्जाम बिल्कुल। क्रैक कर लूँ। तो इसमें जैसे आप जानते हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो बार करो और सीधे इंटरव्यू। तो उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखा। और तो आप मेरे मार्क्स भी अगर देखेंगे, मेरे मेंस में सबसे कम आए हैं जनरल अवेयरनेस में, और सबसे अच्छे आए हैं इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। तो मैं जान रहा था मेरे नंबर जीए में बस कट ऑफ निकल जाए किसी तरीके से। तो ये था मेरा उसका एक्सपीरियंस, एक तरीके से कह सकते हैं बैंकिंग का। और बैंक चुनने का भी यही मैंने ऐसा वो कारण बताया, मुझे फाइनेंस की तरफ थोड़ा जाने का था इंक्लिनेशन। और बैंकिंग में काफ़ी अच्छा एक किक स्टार्ट होता है, स्पेशली इंडिया में एक चांस मिलता है लोगों को गवर्नमेंट बैंक बिल्कुल। का एक बहुत यंग एज में काम करने। अच्छा, एक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को जब आगे देखेंगे, एंड इफ दे आर करेंटली वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर, बैंक में, सॉफ्टवेयर में, किसी में भी, तो क्या मोटिवेशन आपको रहा कि, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में थे तो सैलरी तो अप्रोक्सीमेटली सेम होगी या हो सकता है इससे ज्यादा ही होगी, ठीक है? तो क्या मोटिवेशन था कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, मतलब मेरे को गवर्नमेंट की तरफ आना है? तो मेरा बेसिक मोटिवेशन हमेशा से ये रहा है कि ठीक है, पैसे तो कैसे भी आ जाएगा, मुझे करियर थोड़ा इंक्लाइन करना था। टेक ओके। एक ऐसा फील्ड था जो कि बहुत ही ज्यादा डायनेमिक था। और मेरी कुछ चीजें थी जो टेक के साथ अलाइन नहीं कर रही थी। फील्ड बहुत ही अच्छा है, अगर आप एक सही जगह चले गए और आपको सही रोल मिल गया और आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप उसमें रह सकते बिल्कुल। हैं। टेक में ये खूबी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जिस तरीके से गया था, मेरे को जो जिम्मेदारियां मिली थी, जो काम था, वो मेरे को उस लायक नहीं लग रहा था कि मैं अपने जीवन के अगले 10 20 साल इसमें गुजारूं, या इस कोशिश में लगूं कि इससे बाहर निकल के कोई दूसरा काम करूं। क्योंकि टेक में ऐसा होता है कि आपको जिसमें निपुणता मिल गई है, आपको उसी में आगे अच्छी नौकरी मिलेगी, ज्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। तो अब फिर बिल्कुल। आप 4 साल 5 साल बाद एक चीज घिस लो और फिर आप आगे सोचो कि यार अब मैं ये करूं या कम पैसे लेके एक नई चीज सीखूं। तो मेरे को सर एक वो था कि ठीक है, मैं टेक देख लिया हूँ, मेरे को कुछ नया देखना है, कुछ अलग देखना है। और सर फाइनेंस एक करियर है जो बचपन से ही मूवीज के थ्रू हो गया या बुक्स के थ्रू हो गया, या मेरे कॉलेज लाइफ में भी मैंने कोर्सेरा पे काफी कोर्स किए थे, इसके फाइनेंशियल मार्केट्स के अटेंड किए थे। मुझे एक आइडिया था कि ये चीज क्या है। और कहते हैं ना, एक चीज नेचुरली आती है। ये चीज तो वो चीज मेरे को ऐसे फाइनेंस में हमेशा से फील रही है कि ये एक फील्ड है जो मेरे को एक तो समझ में आ रहा है, मेरे को इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिख रहा है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, पैसे से क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये एक मेरा एक बेसिक, जैसे आप कह रहे थे ना कि बेसिक मोटिवेशन क्या था, मेरा ये बेसिक हम्म। मोटिवेशन था कि मैंने ये ढूंढा कि मेरे को क्या चाहिए, क्या मिल रहा है। और मेरे को वो फील्ड बिल्कुल। बैंकिंग में दिख रहा था, तो मैंने वो चीज़ को पकड़ लिया।
और बाकी रही बात सर निकलने के लिए मोटिवेशन की, तो पहले आपको अपना कारण ढूंढना पड़ता है कि आप निकल क्यों रहे हैं। और बिल्कुल। दूसरा अगर वो कारण आपको कम पड़ रहा है तो आपको अपने करंट काम से खराबी लगनी चाहिए। मेरे केस में बिल्कुल। खुश नसीबी से मेरे को वो दोनों मिल गए, कुछ ना कुछ कारण से, जिसके चलते मेरे को ये ऐसा मोटिवेशन पुश मिला कि भले ही मैं कितने भी घंटे ऑफिस में घिस लूँ, उसके बाद मैं आके लैपटॉप खोल के बैठता ही बैठता था। भले ही मैं वीडियो देख लूँ आधे मन से, पूरे मन से, पर एक वो सिटिंग हैबिट मैंने अपनी चालू रखी। इससे मेरे को जॉब के टाइम में पढ़ने में भी आसानी रही, और जॉब के बाद जब मैंने ब्रेक लिया था उसके उसमें भी, क्योंकि मेरी एक सेटिंग हैबिट डेवलप हो चुकी थी। अच्छा, व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, या फिर ये बोल सकते हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपको ज्यादा परेशान कर रहे थे, कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें आपको लगा कि ये हो जाएंगे, ये वाले सब्जेक्ट करे जा सकते हैं? तो सर जब शुरुआत करी थी तो उस टाइम पे इंग्लिश थोड़ा मेरा कंफर्टेबल जोन रहा है, क्योंकि मैं एक इंग्लिश बोर्ड स्कूल में पढ़ा हूँ, तो अब पता नहीं लोगों को समझ में आएगा या नहीं, पर मुझे चीजें मतलब याद नहीं रखनी पड़ती हैं, नियम या ऐसा कुछ। मैंने ओके। इंग्लिश को रिटन फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया है कि मेरे दिमाग में 4 में से 3 ऑप्शन तक हट जाते हैं अगर क्वेश्चन बहुत बेसिक रहा तो। मेरे को, हाँ, तो वो एक मेरी खासियत थी। दूसरा ये रहा रीजनिंग और इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। तो क्वांट में उतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स वगैरह मेरा ठीक थी। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि शुरुआत में जब मॉक टेस्ट वगैरह देता था, सेक्शन टेस्ट देता था, तो उसमें बड़ा खराब लगता था अपने नंबर देख के, हम्म। क्योंकि सवाल हमेशा सिंपल रहते हैं, सवाल हमेशा सिंपल रहेंगे। बस वो बिल्कुल। उनको उनको 2 मिनट से खींच के 50 सेकंड, 40 सेकंड में करना, ये असली स्किल होती है। तो जब शुरुआत करते हैं तो दिमाग में जैसे ना मेरे को फ़ील होता था, मेरा सर गर्म हो जाता था 20-20 मिनट के सेक्शन देखने के बाद। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मेरे को आता है करना, कर रहा हूँ किसी तरीके से 10-15 क्वेश्चन कर लिए, टाइम खत्म हो गया। और फिर नंबर आ रहे हैं, परसेंटाइल आ रही है, तो देख रहा हूँ भाई मैं तो इतना नीचे हूँ, क्योंकि बाकी लोग बहुत ऊपर-ऊपर थे। बिल्कुल। तो वो एक चीज़ थोड़ी मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लमैटिक थी, और रीज़निंग तो सर बिल्कुल भी भगवान भरोसे एकदम थी, कि बस कैसे भी रीज़निंग कर लूँ। लेकिन पकड़ बन गई एंड तक, लेकिन शुरुआत में क्रिटिकल रीज़निंग थोड़ी ठीक थी, लेकिन बाकी जो पज़ल्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, वो समझ नहीं आता ये इनको मालूम कैसे पड़ रहा है, घुमाना कैसे है। यूट्यूब में देखता था किसी-किसी के कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उनको देखता था वो डॉट वॉट बना के कुछ कर दिए, फटाक से छोटी-छोटी लाइन खींची वैसा बना दिया। तो वो चीज़ देख के थोड़ा लगता था कि यार मैं गलत जगह तो कदम नहीं रख लिया कहीं पे, क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा फ़ील होता था उस टाइम पे। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी तो आपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेके किया, या फिर पहले प्रीलिम्स को टारगेट किया देन आफ्टर दैट मेंस? सर मेरा स्टार्टिंग से क्लियर था। मैंने सबसे पहले तो पूरा लेआउट एक तरीके से समझा कि भाई ये एग्ज़ाम होता है किस तरीके से। मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें याद करके निकालने वाला ज्ञान जो है वो इंटरव्यू में आता है बस। कि जब बिल्कुल। आपसे पूछेंगे बैंकिंग क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, और थोड़े बहुत बैंक की चीज़ों के बारे में पूछेंगे। बिल्कुल। जहाँ तक रहा फेज़ 2 की बात, तो करंट अफेयर्स की, वो सर मेरा रेगुलर मैं ऐसे ही पढ़ते रहता था थोड़ा बहुत, तो मेरे को वो समझ में आ गया कि ये तो चलिए वैसे चल रहा है, वैसे चलता रहेगा। इसमें मेरे ज़्यादा नंबर आएँगे नहीं, तो इसको मैं बस एज़ अ कट ऑफ निकालने वाला चीज़ लेके चलता था हमेशा से। मेरे को बस इतना याद करना है किसी तरीके से कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँ, पास कर लूँ, इसमें सेक्शन क्लियर। जहाँ तक रही बात प्रिपरेशन की, तो सर मैंने हमेशा क्वांट्स को और रीज़निंग को सबसे पहले मैंने मेंस नाम से शुरू किया था। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग का है, तो मेरे को बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, और मेरा जो दिमाग था, वो प्रीलिम्स के सवाल हल कर लेता था। वो हाँ, भले ही वो 20 सेकंड, 30 सेकंड में नहीं होते थे, क्योंकि मेरे को टेक्निक नहीं मालूम थी कैसे अटैक करते हैं, पर मेरे को आता था सॉल्व करना। लेकिन जो मेंस के सवाल थे, वो ऐसे थे कुछ-कुछ जो आपको वाक़ई में अटका सकते थे। और उसको भी, तो वो चीज़ मैंने पहले डेवलप करी कि मैं सारे कि पहले मैं टॉपिक्स देख लूँ, कौन ज़्यादा पूछ जाते हैं, कौन कम पूछ जाते हैं। और आजकल तो आप लोगों के ज़रिए इतना आसान हो गया ये चीज़ देखना, कि हमें मालूम पड़ जाता है कि जैसे एसबीआई में कौन से टॉपिक्स आते हैं, नहीं आते। आईबीपीएस में कौन से आते हैं, नहीं आते। तो जैसे फालतू के टॉपिक्स है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। सिलेबस में उन्होंने लिख रखा है, लेकिन आता नहीं है कुछ। तो वो चीज़ें हैं। तो वैसे मैंने टॉपिक वाइज़ शुरू किया, और हाँ, ये मैंने आपने जो पूछा मेंस पहले किया प्रीलिम्स, तो मैंने पहले मेंस किया था, कि मेरा भाई लेवल 2 इतना हो जाए, लेवल 1 होने लग जाए। क्योंकि मैं जान रहा था मेरा ज्ञान की कमी नहीं है मेरे पास। मेरे को बस अप्रोच देखनी है। तो मैंने पहले मेंस के अप्रोच से देखना शुरू किया, और बाद में फिर मैंने टाइमर लगा के प्रीलिम्स भी चालू किया था। एक जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको भी डर लगता है, जो आपने बताया, जीए, क्योंकि पीओ मेंस के लिए जीए वो बहुत वास्ट है, मतलब बहुत कुछ कवर करना पड़ता है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। ठीक है, जीए को कैसे कवर करा, मतलब वो सब ठीक है, मंथली करंट अफेयर ये सारी चीजें, बट एक कितना डीप आपने चीजों को पढ़ा जीए के लिए कि पीओ मेंस लेवल पे जीए तैयार कर पाए?
सर पीओ मेंस लेवल पे जीए का उतना मेरे को ऐसे इशू पड़ा नहीं, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैंने आरबीआई के लिए जो जीए पढ़ा था वो थोड़ा ओवरलैप कर गया उसके साथ, क्योंकि आरबीआई की न्यूज काफी पूछी गई थी इस बार, जो कि ओके, मुझे बाद में ग्रेड ग्रेड बी के टाइम पे। ग्रेड बी के टाइम, तो ओके। मैंने, तो उसके चलते मेरी हैबिट थी कि मैं आरबीआई की न्यूज को थोड़ा ध्यान रखता था। तो उससे क्या हो गया कि भले ही मेरे को एग्जैक्ट चीज नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को 4 में से 2 में डाउट रह जाता। और अंत में सर जीए मेरे लिए हमेशा से एक सिक्का उछालने वाला सब्जेक्ट रहा है, कि भाई तुम्हें हर चीज एग्जैक्ट नहीं याद रहेगी, हल्का हल्का नंबर याद रहेगा। बिल्कुल। जैसे 4,600 है तो 4,000 याद रहेगा, तो वैसा रहा है मेरा। तो मैंने हमेशा से उसको उसी तरीके से देखा, तो मैंने उसकी वही अप्रोच रखी, तो फॉर्चुनेटली आरबीआई क्वेश्चन आ गए। लेकिन जहां तक रही बात मंथली कंपारिजन पढ़ने की, सर हाँ मैं वो करता था हमेशा। और खासकर मेरा फाइनेंस, बैंकिंग एंड इकोनॉमी और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसको मैं मतलब एकदम देखता ही देखता था, इसको छोड़े बिना मैं जाता ही नहीं था। भले ही वो ग्लोबल रिपोर्ट्स वगैरह भी थोड़े थोड़े देखता था, लेकिन ये चीजें मेरी हर हर महीने का ये मैं देखता ही देखता था। जहां तक रही सर रिवीजन की बात, इसमें मेरा रिवीजन बहुत पुअर था, जिसके चलते मेरे को काफी जगह प्रॉब्लम हुई। लेकिन इसका एडवांटेज मैं बताऊंगा जो था, उसमें मैं प्लेटफॉर्म ओलिव बोर्ड का, तो उसमें काफी सारे वीकली टेस्ट आते हैं, काफी टॉपिक वाइज टेस्ट आते हैं। तो उसको मैं सर बैक टू बैक देता था, बैक टू बैक देता था। मंथली कंपाइलेशन पढ़ ली। मैं वीडियोस कम देखता था, मैं पढ़ता ज्यादा था, क्योंकि मैं जान रहा था कि वीडियोस पढ़ाएंगे तो उनकी स्पीड से पढ़ाएंगे, सबकी स्पीड से। अब बिल्कुल। मेरे मेरे को तो 4-5 चीजें देखनी है मेन मेन, क्योंकि मैं जान रहा था मैं जितना रिटेन कर पाऊंगा उतना ही देखता हूँ। मैंने बस उतना ही बैंकिंग इकोनॉमी फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नेशनल ग्लोबल रिपोर्ट्स या समिट्स, G20 वगैरह हो गया या ऐसा G7, उतना देख के आगे बढ़ जाता था, और सीधे मैं टेस्ट देने जाता था, कि मैं ये देख सकूं कि भाई ठीक है, ये जो चीज मैंने पढ़ी है इसमें से पूछते क्या क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ऊपर ऊपर का ही रहेगा बस, बिल्कुल। कि नाम क्या है, हुआ कहाँ पे, लेकिन असली में क्या रहता है वो चीज तो मॉक्स देख के ही आती है। तो वो चीज मैंने इसलिए हमेशा मॉक्स देता था। और दूसरी चीज सर मैराथन सेशंस काफी लोग लेके आते हैं, आप लोग भी लेके आते हैं, तो मैं मैराथन बिल्कुल। सेशन गारंटीड से देखता था, कुछ हो ना हो मैराथन सेशन देखना ही देखना है महीने के एंड में। और एग्जाम से पहले ये फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दी थी, क्योंकि मैं मैराथन सेशन पहले देखता था और फिर मैं उसको वैसे देखता था कि टेस्ट के नजरिए से, कि ठीक है मैंने जो पढ़ लिया, अब मैं 2-3 बार देखता हूँ मैं कितने के जवाब वाकई में आते हैं, तो मैं वीडियो रोक देता, सोचता जवाब, फिर प्ले करता, फिर देखता जवाब सही है कि नहीं सही है। ये अप्रोच से मैंने इसको लेना शुरू किया था। अच्छा, मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आपने कितनी रखी थी, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए? सर जब मैं मेंस का, मैं जैसे बताया आपको शुरुआत की, तो मैं मेंस शुरू किया था। मैंने मेंस का स्टार्टिंग में मैं मॉक्स दिया था। मैं सर कभी भी फुल लेंथ में उतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैं जानता था मेरी स्पीड 20-20 मिनट की ही रहनी है हर जगह, प्रीलिम्स में खासकर। तो मेरा हमेशा से मेरा ज्यादा फोकस टॉपिक वाइज टेस्ट रहे हैं और सेक्शनल मॉक्स रहे हैं, जो कि मैंने कहूँगा बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया ऑलिव बोर्ड का लेकर, क्योंकि इनके इस प्लेटफॉर्म पे इतने सारे सेक्शनल मॉक्स थे, टॉपिक वाइज मॉक्स थे, स्पीड टेस्ट थे। इससे एक वो बेनिफिट बहुत बड़ा मिल गया मेरे को, कि मैं बार बार टेस्ट दे सकता था, और मैं देखता था कि मेरा कंपैरिजन बाकियों के साथ कैसा हो रहा था। तो धीरे धीरे शुरुआत में मैं करीबन 85 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, कभी वही 70 पहुंच जाता था। लेकिन फिर मेरा परसेंटाइल में मैं दिखता गया, मेरा रैंक बढ़ता गया। अंत में मैं बताऊं तो मैं 98-99 के आसपास ही हमेशा रहता था, क्योंकि मेरा उस लेवल पे मैं पहुंच चुका था। तो ये मेरा पहुंचा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स दी, सिर्फ मॉक्स। और मैं हमेशा फुल लेंथ मॉक्स के पीछे नहीं पड़ा, मैं हमेशा सेक्शनल मॉक्स के पीछे पड़ता था, क्योंकि मैं हमेशा सब्जेक्ट वाइज टारगेट करता था, कि जैसे भाई इस हफ्ते मेरा टारगेट क्वांट्स है, मेरे को क्वांट्स में स्पीड बढ़ानी, ये 4-4 टॉपिक है, तो मैं पहले टॉपिक वाइज टेस्ट से शुरू करता था, और फिर सेक्शनल मॉक्स देना शुरू करता था, करके और देखता था कि मेरा परसेंटाइल कैसा आ रहा है, मैंने किसने पे कितना स्पीड लिया। और काफी लोग सर यूट्यूब पे मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं, तो ऑलिव बोर्ड एक काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, तो सब लोग हाँ, ऑलिव बोर्ड के मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं। तो बिल्कुल। तो मैं उनका देखता था कि टॉपर्स लोग कैसे मतलब अटेम्प्ट करते हैं, कैसे जल्दी सोचते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैं अपने आप को लगातार उनके अगेंस्ट कंपेयर करता गया, कि भाई मैं उन वो लोग ऐसे सोच रहे हैं, मैं ऐसे क्यों नहीं सोच रहा। उन्होंने इस बिल्कुल। चीज को, उन्होंने पजल देखी 4 लाइन की, उन्होंने चौथी लाइन क्यों पकड़ी, पहली क्यों नहीं पकड़ी। तो ऐसे कर करके मैंने अपने स्किल्स को बिल्ड किया। प्रीलिम्स में मैं कहूंगा मेंस से ज्यादा मेहनत मैंने प्रीलिम्स में करी थी। मेंस तो क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया बेस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, टाइम ठीक ठाक रहता है, लेकिन प्रीलिम्स में आपको टाइम का ही आपका सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। तो वो मैंने सबसे मेन मेजर फोकस था, कि भाई मेरे टाइम तो निकालना ही निकालना है, कैसे ना कैसे करके। तो इसलिए सर मेरे परफॉर्मेंस भी वैसी रही। मेरे एसबीआई में जितने 63-64 है, उतने आईबीपीएस में भी आए 63-64। उसमें कट ऑफ 2 नंबर जाती, इसमें 12 नंबर 15 नंबर कम थी। तो बिल्कुल। वो चीज का फर्क पड़ गया मुझे। तो वही एक, तो वही मैं उसको हमेशा देखता था कि मैं भाई ऐसा नहीं सोच चलूंगा कि आईबीपीएस है, कट ऑफ कम जाती है तो मैं कम अटेम्प्ट करूँ, नहीं। मेरा था मैं पढ़ के गया हूँ, सारा पढ़ाई एग्जाम में ही निकाल ली है, कोई मतलब नहीं है घर वापस लेके आने का।
तो Okay. इस माइंडसेट से मैं कभी नहीं गया कि पिछले साल ऐसा कट ऑफ रहा है, इस साल ऐसा कट ऑफ रहा है। मैं जब टॉप परसेंटाइल में आ रहा हूँ तो मैं एग्जाम में भी टॉप परसेंटाइल में ही आऊँ। तो वही मेरा, तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से है। तो वो चीज़ का एक बेनिफिट रहता है और एक कॉन्फिडेंस भी रहता है अपने ऊपर। ठीक है, आप यार 20-20 सेकंड में कर रहे हो, मॉक्स में भी कर रहे हो और रियल रियल टेस्ट में भी तुमने उखाड़ लिया वही चीज़। तो वही तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप एग्जाम दे रहे होते हो बैक टू बैक। अच्छा, व्हाट अबाउट द इंटरव्यू, कैसा था ओवरऑल? इंटरव्यू सर, काफ़ी काफ़ी चीज़ें पूछी उन लोगों ने इधर-उधर से, काफ़ी स्ट्रेस टेस्ट किए, कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थी। और उस टाइम पे भी मेरे को काफ़ी लगा था कि यार बाकी सबको हमारे टाइम में क्या हो गया था कि सबको इंटरव्यू के बाद चॉकलेट दे रहे थे कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को नहीं मिल रही थी। तो मुझे लगा शायद यार मेरा बहुत खराब चला गया इसलिए मुझे दिए नहीं है। पर मेरे अराउंड 85 टू 90 आए इंटरव्यू में। और पैनल का मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा रोल होता है और आपके प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फिडेंस का भी रहता है कि बिल्कुल। आप जो बोल रहे हो तो सही से बोल पा रहे हो। ठीक है, आपको आप फेल हो गए 2 साल, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कैसे फेल हुए। आप क्यों यहाँ आ रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, और काफ़ी अब नॉर्मल डिस्कशन हो चुका है कि नोएडा का पैनल काफ़ी हार्ड होता है। तो मेरे बैच में भी कुछ लोग थे नोएडा के पास आउट, उन्होंने बताया कि हाँ, वो ग्रिलिंग करते हैं, लेकिन तुम्हें सही से बताना पड़ेगा। इसी में एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँगा कि अगर आपके प्री मेंस में अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो आपको इसकी टेंशन लेनी नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरव्यू में आपको फिर पासिंग मार्क्स भी मिल जाए, तो बहुत सही रहता है। तो जैसे मेरे कुछ 104, 105 नंबर आए थे मेंस में, और कट ऑफ कुछ जनरल की 75-70 में थी। तो मेरा बिल्कुल। इतना ज़्यादा मेरा गैप था कि अगर मैं जस्ट पास भी होता इंटरव्यू में, तो भी मैं सिलेक्ट हो जाता किसी ना फिर किसी भी बैंक में। बिल्कुल बैंक अलॉट हो जाएगा। तो ये माइंडसेट आप लेके चलिए कि आपको कट ऑफ से हमेशा 25 से 30 नंबर ऊपर लाने हैं, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो आपके बूस्टर सेक्शन आप ढूँढ के रखिए, भले ही मेंस हो जाए, क्वांट हो जाए, इंग्लिश हो जाए या जीए हो जाए, अगर आप अच्छे हैं जीए में तो। तो ये चीज़ एक मैं कहूँगा, तो अपना गैप हमेशा मेंस में बनाने की कोशिश करिए। और कभी भी प्रीवियस से कट ऑफ को बेसलाइन लेके मत चलिए, क्योंकि हर साल पेपर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। जैसे मैं आपको बताया जिस साल मैं निकाला, उस साल आरबीआई क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। तो हम्म। और उस साल डिस्क्रिप्टिव में लोगों की मार्किंग बहुत खराब हुई है। मेरे बैच में कई लोग थे, वो लोग एग्जैक्ट 10 नंबर लेकर आए थे, पास हो गए, बस आधा नंबर इधर-उधर और वो लोग फेल हो जाते। तो ऐसी कंडीशन रहती है, तो आपके उस पेपर में आपके हाथ में कुछ भी नहीं। तो आप अपना बिल्कुल। हमेशा एक बेस लेवल जो है ऊपर लेके चलिएगा। तो कभी ये मत सोचिए कि पिछले साल इतना है, उससे पहले साल इतना है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा, वो सब के आप पीछे मत पड़िए। आप बस अपना बेस्ट दीजिए, वो जो आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है प्री में, और डेढ़ 2 घंटे का टाइम होता है मेंस में। अब आगे का क्या प्लान है, मतलब ग्रेड बी, सेट बी, नाबार्ड क्या? वो साइड में रखूँगा सर। अभी मैं जहाँ पे आया हूँ यहाँ का थोड़ा पानी देख रहा हूँ कैसा है, पानी कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कहाँ पे कैसा बहाव है, कहाँ पे कैसा रहना है। तो बाकी जैसा माहौल है उस हिसाब से देखा जाएगा। अभी इतना जल्दी मैं कोई मूव नहीं ले रहा, क्योंकि एक तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से लिए गए जल्द डिसीजन हड़बड़ी में वो आगे जाके बड़ी दिक्कत ना क्रिएट कर दे। तो फालतू में एफर्ट्स भी डालूँ, ये भी डालूँ, फिर बाद में मालूम पड़े अरे! मैं आधे एफर्ट्स में ये चीज़ कर सकता था। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को आराम किए। हम्म। तो वो चल रहा है, थोड़ा थोड़ा अपसेट, मोनोटोनस लाइफ थोड़ी ठीक लगती है कुछ टाइम के लिए। अभी उतनी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि टाइम हो गया। लेकिन वो एक चीज़ थोड़ी मैं अभी एन्जॉय कर रहा हूँ। अभी आप जैसे मेरा हालत देख रहे हैं, मैं ब्रांच से आया था जस्ट कल भी, बिल्कुल। तो वो ऐसा रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू। जो चीज़ें आपने बताई है टू द पॉइंट, कहीं ना कहीं ये एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच थैंक दिव्यांश, यू सर। थैंक यू।